Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As we were discussing about the community health nursing gynae and many more topics we have discussed for today, we will discuss about the hospital acquired infection, which is very important from the exam point of view, from the competition point of view. It is very important topic, so we will discuss in little bit डिटेल. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नाम से ही पता चल रहा है जो इन्फेक्शन हम लोग को हॉस्पिटल से मिलता है, राइट. जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ से पेशेंट को कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो हो जाते हैं. तो जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको हम लोग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं. आजकल के डेट में ये अपडेटेड नेम है इसका, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. और इसको हम लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, राइट. तो हम लोग देखते हैं जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है. ये इन्फेक्शन क्या होते हैं, कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने के बाद मिलता है. तो इसके मेनली 3 आप लोग कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है उसके 48 घंटे बाद जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, जो पेशेंट को डिजीज है, उसके अलावा और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो क्या होता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है. या फिर जब पेशेंट घर जाता है, मीन्स कि डिस्चार्ज होने के 3 दिन के अंदर पेशेंट अगर 4 तारीख को घर गया और उसके 3 दिन के बाद, मतलब 5, 6, 7, उन 3 दिनों में अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन. और 30 डेज आफ्टर एन ऑपरेशन, कोई पेशेंट है उसने ऑपरेट करवाया, कोई ऑपरेशन हुआ उसका, उसके 30 दिन बाद उसके या फिर ऑपरेशन साइट पे ही या फिर और भी मतलब आसपास की जगहों पे अगर कोई उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सारे हमारे इन्फेक्शन आते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में, राइट. अब हम लोग बात करेंगे मेनली क्या होता है कि टाइप्स में. हम लोग पहले बात करते हैं कि डिवाइस रिलेटेड कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं. तो पहला है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. मींस कि सेंट्रल लाइन से कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं. ये बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन होता है. और ये जो इन्फेक्शन होता है ये मेनली हम लोग कह सकते हैं लीस्ट कॉमन होता है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है बहुत ही डेंजरस है. तो इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्सेस होती हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो बहुत ही प्रिकॉशन यूज़ करते हैं. तो ये होता तो नहीं है बट लीस्ट कॉमन होता है. फिर ये दोनों नाम सेम ही है, कैथीटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. फिर है कॉटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. फिर नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. तो ये इतने सारे इन्फेक्शन जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, ये डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शन है जो पेशेंट को होते हैं. अब हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेनली होता क्या है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की सोर्स क्या होता है, तो सोर्स मेनली 2 होते हैं. पहला इंडोजीनियस और दूसरा एक्सोजीनियस. इंडोजीनियस मीन्स कि क्या है, जो पेशेंट में ऑलरेडी फ्लोरा प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, या फिर उनका हैबिटेट चेंज हो जाता है, या फिर रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, मतलब किसी भी कारणवश जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा है वो डिजीज कॉज कर देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंडोजीनियस. और एक्सोजीनियस क्या होता है, जो हम लोग को अनदर सोर्स से, लाइक हॉस्पिटल से, नर्स से, डॉक्टर से या फिर किसी अदर सोर्स से आया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनियस या फिर क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं. चेन ऑफ इन्फेक्शन आप सभी को पता होगा कि मेनली चेन ऑफ इन्फेक्शन में 6 चीज़ें होती हैं जिससे मिलके हमारा पूरा चेन ऑफ इन्फेक्शन बनता है. ये कहाँ से शुरू होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री से लेकर के मोड ऑफ ट्रांसमिशन तक आता है. तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, तो एक बार देख लेते हैं. पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब जहाँ से हमारा कोई भी पैथोजन एंट्री लेता है, फिर ससेप्टेबल होस्ट में जाता है, जहाँ पे कोई भी एल्डरली इन्फेंट या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है, वहाँ जाता है. फिर उसके बाद से
कौन जाएगा? पैथोजन जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या पैरासाइट, वो जाता है रिजर्वायर पे। मीन्स कि जहाँ भी उसको एक प्रॉपर प्लेस मिलता है, फूड, वाटर, पीपल्स या फिर एनिमल्स, किसी के थ्रू चला जाता है। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट होती है, मीन्स कि वो कोई भी अब किसी ह्यूमन को उसने इन्फेक्ट कर दिया, एनिमल को इन्फेक्ट कर दिया, अब वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, तो इससे क्या होंगे? बैक्टीरिया, वायरस बाहर आएंगे और अलग अलग वे से, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन से वो फैलेंगे। जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, इन सारे मेथड से वो लोग फैलते हैं। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेनली 6 होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स मेनली हम लेंगे कि हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर हाइजीन में, हैंड हाइजीन में हम लोग कब कब हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं? ये WHO ने दिया था। ये WHO के अकॉर्डिंग हम हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द पेशेंट मेंटेन करते हैं। पेशेंट को छूने से पहले, कोई भी क्लीन प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी बॉडी फ्लूइड को हम लोग एक्सपोजर हो रहे हैं उसके बाद में, और हम कभी भी पेशेंट को सराउंडिंग को टच करते हैं, मतलब पेशेंट के आसपास की जगहों को अगर हम टच करते हैं, तब हम लोग को ये मेजर्स अपनाने चाहिए। अब लोग बात करेंगे कॉटी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करा था कि इसको हम लोग कैसे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। तो मेनली क्या है? क्लीनिंग द कैथीटर इन ईच शिफ्ट। हम लोग को जो मीन्स की नर्सेज होती हैं उनको क्या करना चाहिए? कैथीटर को हर एक शिफ्ट में क्लीन करते रहना चाहिए, तभी कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो मेनली होता नहीं है, हॉस्पिटल्स में लोग हर एक शिफ्ट में क्लीन नहीं करते हैं, तो इसी वजह से पेशेंट को ऑलमोस्ट पेशेंट को UTI हो जाता है। तो वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड क्लीन द कैथीटर इन ईच एंड एवरी शिफ्ट। अब लोग देखते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में पूछता भी है कि कौन से सॉल्यूशन का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग सेंट्रल लाइन को इंसर्शन साइट क्लीन करने के लिए हम लोग कौन से उसका यूज़ करते हैं, कौन से सॉल्यूशन का। तो 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन का हम लोग यूज़ करते हैं जो इंसर्शन साइट होता है उसको क्लीन करने के लिए। और हब को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वैब का यूज़ करते हैं हम लोग हब को क्लीन करने के लिए, राइट। ये आप लोग देख सकते हो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग और जो क्लोरहेक्सिडिन इम्प्रेग्नेंट स्पॉन्ज और सिक्योरिंग पोर्ट्स इन स्टाइल टावल, ये तीनों आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं हमारे सेंट्रल लाइन कैथीटर को स्टाइल करने के लिए। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि हमारा मेनली इन्वेड करते हैं? तो ऐसा कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या वायरस नहीं है जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन करता है। हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट जितने भी होते हैं सब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सारे होते हैं। जिसमें कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है हॉस्पिटल में? मेनली अदर पेशेंट से आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी इन्फेक्शन है तो वो पेशेंट को हो सकता है। कोई भी हॉस्पिटल पर्सन लाइक नर्स है, वार्ड बॉय है, दाई है, कुछ भी मीन्स कि उनको कोई भी इन्फेक्शन है, उन्होंने दूसरे पेशेंट को क्लीन किया है, दूसरे पेशेंट को सर्विस दी है, दूसरे पेशेंट का उन्होंने केयर किया है, तो वो अभी उन्होंने ग्लव्स अपना उतारा नहीं है, साफ़ नहीं किया और आपको मीन्स कि आपके पेशेंट को उसने आके टच कर दिया उन्होंने, तो उससे क्या हो सकता है कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट कभी स्टेराइल नहीं होते हैं। जो गॉज पैड और गॉज पीसेस जो यूज़ की जाती हैं वो स्टेराइल नहीं होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। और एयर, अगर हॉस्पिटल का एयर क्लीन नहीं है, स्टेराइल नहीं है,
क्लीन कहेंगे, स्टाइल नहीं कहेंगे, क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हेपा फिल्टर का यूज करते हैं निगेटिव प्रेशर रूम मेंटेन करने के लिए, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, जिसको जो मतलब हॉस्पिटल्स में जो एयरबॉर्न के पेशेंट होते हैं, मीन्स कि जो जिससे ये प्रॉब्लम होती है कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन उनसे हो सकता है, उन पेशेंट को जहाँ पे हम लोग रखते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेपा फिल्टर का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, हेपा का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई इसेंशियल पर्टिकुलेट एयर। ये इस फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। और जहाँ पे ये होता है कि पेशेंट को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पेशेंट से हम लोग को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का चांस होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रिजर्वायर बैरियर नर्सिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको एक मास्क, हम लोग मास्क यूज़ करते हैं। जो भी नर्सेस होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो लोग मास्क यूज़ करते हैं, राइट। अब वाटर एंड फूड के, अगर पेशेंट का फूड एंड वाटर हेल्दी नहीं है तो उससे हो सकता है इन्फेक्शन। पेशेंट के नॉर्मल फ्लोरा, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इंडोजीनस, वो सारे फ्लोरा, कभी उनका हैबिटेट चेंज होता है या फिर रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है, पेशेंट जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो डिजीज़ कॉज करते हैं, राइट। फोमाइट कॉन्टिमिनेशन, डिवाइस, ड्रेन एंड कैथीटर, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया इसके बारे में। अब जो हमारा हैंड है ये बहुत ही अच्छा खासा व्हीकल है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हम लोग को मोस्टली जो मीन्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको अपने हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए। हैंड वॉशिंग के सारे स्टेप्स पता है होते हैं हम लोग को, तो उसको फॉलो करना चाहिए। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग के अलग स्टेप मीन्स की स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए ताकि पेशेंट को इससे इन्फेक्शन ना हो। मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम कितना है, 60 सेकेंड 1 मिनट है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम कितना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम है 3 to 4 मिनट, राइट। ये हमारे मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम है। हम लोग बात करते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछते हैं कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कैसे होता है या फिर कब होता है। तो हम लोगों ने बात किया था कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होता है एक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का ये टाइप होता है, राइट। तो 48 आवर के मतलब जब कोई भी पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है तो उसको हम लोग 12 आवरली ओरल केयर देते हैं, राइट। हम लोग 12 घंटे में उसको ओरल केयर देनी चाहिए। 12 घंटे में हम लोग उसको ओरल केयर देनी चाहिए। और जब हम लोग उसको ओरल केयर देते हैं तो उसका हेड जो है हम लोग को 30 डिग्री एलिवेट कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को 30 डिग्री उसके हेड को एलिवेट किया जाना चाहिए, राइट। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि क्या होता है, मेनली हम लोग करते क्या है कि जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, मीन्स कि पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है इसमें। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, तो अगर पेशेंट ऑपरेट हुआ है और उसके सर्जिकल साइट पे कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है जो, तो उसकी वजह से ये बहुत ही कॉस्टली है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसकी वजह से। तो अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है वो कॉटी होता है, राइट। कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमन होता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और अगर हम लोग लीस्ट कॉमन की बात करें
तो सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉमन क्या होता है? क्लैप्सी, CLABSI, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये जो होता है ये लीस्ट कॉमन होता है, राइट। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है? कॉटी है। कैथीटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। लीस्ट कॉमन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है? क्लैप्सी है। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। और थर्ड एक्सपेंसिव हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है? SSI, मीन्स की सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, राइट। So it was all about the healthcare associated infection. I hope you liked my video, and if you did not have subscribed my channel, please go and subscribe. Thank you so much for watching. Thank you.